जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने इजरायल से बदला लेने की खाई कसम। इन 9 घातक ब्रह्मास्त्रों से करेगा वार, डायरेक्ट इजरायल में मचाएंगे तबाही। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे दक्षिण गाजा से सेना की वापसी पर नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह, अपने ही मंत्री विरोध में उतरे, ऐसे आप पीएम नहीं रह पाएंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कनाडा को सता रहा चीन और रूस जैसी ताकतों का डर, ट्रूडो ने हथियारों के लिए खोल दिया खजाना। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया था। इस अटैक में कई ईरानी कमांडर की मौत हुई, मगर इजरायल का यही हमला अब पूरे अरब वर्ल्ड को महाजंग में झोंक सकता है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अरब के साथ साथ अफ्रीका में भी बारूदी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। किन हथियारों से इजरायल पर हमला होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह सारा प्लान ईरानी सेना ने तैयार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान अकेला नहीं, बल्कि तमाम प्रॉक्सी संगठनों के लाखों सैनिकों के साथ उतरेगा। तो क्या रईसी के प्रतिशोध से इजरायल का वजूद मिटना तय है? ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजरायल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 घातक ब्रह्मास्त्रों को वार जोन में उतारने की तैयारी कर ली है। ईरान की पहली घातक मिसाइल सोज्जिल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल इमाद है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इजरायल को दहलाने वाली 5वीं मिसाइल का नाम गदर है। गदर मैक 9 की रफ्तार से 9000 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। पवेह ईरान की 6ठी मिसाइल है। ये एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। पवेह की मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। रईसी के 7वें ब्रह्मास्त्र का नाम फतेह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की 8वीं मिसाइल खैबर शेकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। इसकी रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इजरायल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की 9वीं मिसाइल हज कसैम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल के किए गए हवाई हमले में ईरान का वाणिज्य दूतावास पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इस हमले में 2 ईरानी जनरल के अलावा 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 7 ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, 4 सीरियाई और 1 हिजबुल्लाह मिलिशिया सदस्य थे। ईरानी कमांडर के जनाजे के दौरान ईरान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने इजरायल से अपने बदले की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इजरायल के किए गए इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान तय करेगा कि बदला लेने के लिए कब और कैसे ऑपरेशन करना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में जारी जंग के बीच घर में ही फंसते हुए दिख रहे हैं। नेतन्याहू को अपने ही सीनियर मंत्रियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ मंत्री आईडीएफ सैनिकों की वापसी के बाद गाजा पर नए सिरे से आक्रमण की मांग कर रहे हैं। हमास के साथ इजरायल के युद्ध के 6 महीने बाद नेतन्याहू एक तरफ गाजा में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंत्री और सरकारी अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में नेतन्याहू को विद्रोह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इजरायलियों की मौत के बाद से इजरायल के गाजा में हमले जारी है। लड़ाई के 6 महीने बाद इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा से वापस आ गए हैं। ये अप्रत्याशित कदम कथित तौर पर युद्ध विराम समझौते से जुड़ा है, जिसकी मांग हजारों इजरायली भी कर रहे थे। इस फैसले का इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने ही कड़ी आलोचना की है और नेतन्याहू से राफा में नए सिरे से जमीनी हमला शुरू करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी फैसले के बाद नेतन्याहू पीएम पद पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अगर हमास को हराने के लिए राफा में बड़े पैमाने पर हमले के बिना युद्ध समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो उनके पास पीएम के तौर पर काम करना जारी रखने का जनादेश नहीं होगा। वहीं इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने कहा कि इस फैसले से इजरायल की जीत की संभावना पर असर पड़ा है। स्मोट्रिच ने कहा, अहम फैसले लेने के लिए अधिकृत एकमात्र मंच सुरक्षा कैबिनेट है, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें इस तरह नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में बिना मंजूरी के फैसले लिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में युद्ध की गति कम करके हमारे हितों का नुकसान किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते हफ्ते गाजा में 6 विदेशी सहायता कर्मियों और उनके फिलिस्तीनी ड्राइवर की मौत ने इजरायल के लिए चीजों को काफी बदला है। वहीं बंधकों की रिहाई के लिए भी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इजरायली नागरिक अपने लोगों की रिहाई की मांग और युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते सप्ताहांत भी यरूशलेम में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस सब के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा के राफा शहर में हमले तेज करने की बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल राफा में जमीनी बलों को भेजेगा क्योंकि यह हमास का आखिरी गढ़ है। नेतन्याहू ने सोमवार को एक वीडियो बयान में कहा कि जीत के लिए राफा का ऑपरेशन जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, कनाडा ने सोमवार यानी 8 अप्रैल को अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की। दरअसल कनाडा को चीन और रूस का डर सता रहा है, जिसके चलते कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने हथियारों के लिए खजाना खोल दिया है। ट्रूडो ने देश की सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की मिसाइल, नए सामरिक हेलीकॉप्टरों की खरीद शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ओंटारियो सैन्य अड्डा पर सरकार अपनी तटीय रेखाओं पर गश्त करने के लिए नई पनडुब्बियों को जोड़ने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑक्स सुरक्षा साझेदारी में शामिल होने के लिए भी बातचीत कर रही है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया खुफिया जानकारी पर एक दूसरे को सपोर्ट करती है। दरअसल अगले हफ्ते कनाडाई सरकार के बजट में नई फंडिंग के लिए 5 साल में $8.1 बिलियन यानी US $6 बिलियन निर्धारित किया जाएगा, जो उसकी सेना के लिए अगले 2 दशकों में कुल $73 बिलियन यानी US $54 बिलियन का हिस्सा होगा। कनाडा ने नौसेना के जहाजों और F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने का ऐलान पहले ही कर दिया है। उसके साथ साथ उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड NORAD के तहत महाद्वीपीय सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए निवेश भी किया जाएगा। पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम एक चुनौतीपूर्ण समय में रह रहे हैं। ट्रूडो ने कहा, जबकि 20वीं शताब्दी के दौरान हमने अपने लोगों को दुनिया भर में फ्रंट लाइन में भेजा था, लेकिन अब हम नए और उभरते खतरों की फ्रंट लाइन में हैं। उन्होंने चीन और रूस की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, नाटो ने हर एक सदस्य राज्य के सैन्य खर्च के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 2% का टारगेट रखा है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के लंबे समय से हथियार न खरीदने और रक्षा में खर्च न करने पर आलोचना की जाती है। वहीं पीएम ने बताया कि कनाडा ने हथियार खरीदने के लिए मौजूदा 1.38% से 2030 तक 1.76% तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।